आज हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और जो भी कुछ बच गया था हमारा उसको फिनिश कर देंगे आज। तो इसमें पहली चीज हमारी है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो इसके अंदर ये है कि जितने भी कंट्री जिनको आज हम विकसित मान रहे हैं उन सब कंट्रीज की अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो हम देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है हर कंट्री के अंदर। तो वो पैटर्न क्या है कि उनके इनिशियल स्टेजेस में, कि उनके शुरुआती दौर में हम देख सकते हैं कि वहां पे प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था। प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था प्रोडक्शन वाइज भी और साथ में एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी। अब क्या हुआ, जब प्राइमरी सेक्टर इंप्रूव हुआ, नए मेथड्स को अपनाया गया, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो जब एग्रीकल्चरल सेक्टर इंप्रूव हुआ और प्रोडक्शन ज्यादा करने लगा तो अब ऐसा पॉसिबल हो गया कि जितने सारे लोग पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थे वो अब दूसरे कामों की तरफ जा सकते थे। तो फिर एक शिफ्ट देखने में आया जहां पे लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब सेकेंडरी सेक्टर जो है उसके अंदर काफी सारे लोग आ गए, वहां पे काम करने लगे। तो इस स्टेज में सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया। इसका प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा हो गया और इसने काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोबारा से एक शिफ्ट देखने में नजर आया जहां पे लोग सेकेंडरी सेक्टर से शिफ्ट होकर टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करने लगे। और अब इन नेशंस में, जो भी नेशंस विकसित हम जिनको कहेंगे, उन नेशंस में हम देखेंगे कि वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर उन नेशंस के लिए सर्विस सेक्टर है। ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कर रहा है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। अब हम देखेंगे इंडिया में टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? टर्शरी सेक्टर अब इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन चुका है। पहले प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था बट अब हम देखें तो टर्शरी सेक्टर उसकी प्लेस ले चुका है। किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए कुछ बेसिक सर्विसेज की जरूरत होती है। बहुत सारी चीजें जिसके अंदर आएंगी, ये सब हमको चाहिए, बेसिक चीजें हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो किसी भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है तो उसको ये सारी बेसिक सर्विसेज जो है प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। अब जो भी कंट्रीज अभी विकसित नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं, उन कंट्रीज में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इन सारी चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि हर किसी को ये सब मिल पाए और अफोर्डेबल रेट्स पे मिल पाए। एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप हो गया तो जो खेत था जहाँ पे प्रोडक्शन पहले बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे हमने मॉडर्न टेक्निक्स को ले आए और इससे प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब इस खेत से हमको सामान लेके जाना पड़ेगा किसी फैक्ट्री में जहां पे उससे कुछ और सामान बनाया जा सके। इसके लिए आपको रोड चाहिए प्रॉपर। सामान को अगर जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है उसको स्टोर करके रखना है तो स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो जब एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव होता है तो इससे सर्विस सेक्टर भी इंप्रूव होगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तभी भी सर्विस सेक्टर की और इम्प्रूवमेंट देखने में आती है। लोग सर्विस सेक्टर वाली डिमांड को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे बाहर जाके खाना ज्यादा शुरू कर देंगे, टूरिज्म प्रमोट होगा, लोग दूसरी दूसरी जगहों पे घूमना शुरू कर देंगे, शॉपिंग ज्यादा करेंगे, ऐसी कुछ चीजें होने लगेंगी। तो इससे सर्विस सेक्टर जो है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम बोलते हैं कि सर्विस सेक्टर डेफिनेटली इंप्रूव तो हो रहा है, पर इसके दो पहलू है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक साइड पे ऐसा होता है कि जहां पे बहुत ही स्किल्ड लोग हैं, बहुत ज्यादा कार्यकुशल लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे ट्रेंड लोग हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं। और इसी का दूसरा साइड है जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड हैं बट उनकी अर्निंग्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, उनकी अर्निंग्स बहुत ही कम है, जो नहीं सफिशिएंट है अपना गुजारा चलाने के लिए।
और अगर इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये शायद सर्विस सेक्टर में काम नहीं करना चाहेंगे। तो इसमें कुछ लोग हम बोले रिपेयर पर्सन आ गया, ट्रांसपोर्ट पर्सन हो गया, जो लोग वेंडर्स हैं, सड़कों पे जो सामान बेचते हुए हमको दिखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, तो वो बहुत ही कम पैसे कमा पाते हैं। कॉबलर्स हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सर्विस सेक्टर ही बहुत ग्रो कर रहा है और सर्विस सेक्टर में जो इंसान काम कर रहा है उन सबका लाइफस्टाइल बेटर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर्विस सेक्टर के अंदर जो बहुत ज्यादा कम अर्न कर पा रहे हैं। इसके बाद है, अभी भी अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। आज भी सबसे ज्यादा लोग इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। अब इसका रीजन क्या है? क्या वो ऐसा चाह रहे हैं इस वजह से लगे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इसका रीजन है अभी भी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पाया है कि उतने सारे लोग, जितने लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं, उन सबको काम प्रोवाइड करा सकें। अब प्रोडक्शन वाइज बात करें तो प्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्टर सिर्फ 1/4 ही दे पा रहा है जीडीपी का। हमारे देश के आधे लोग एम्प्लॉयड जो लोग हैं, आधे लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगे हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, पर ये सेक्टर जीडीपी का सिर्फ 1/4 ही है, तो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे जबकि अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की, तो यहाँ पे अगर दोनों को मिला के बात करें तो अराउंड आधे लोग इसके अंदर लगे हैं, पर जीडीपी में इन दोनों सेक्टर्स का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन 3/4 है। अब है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा एक ऐसा सिचुएशन जब एक वर्कर के पास जितना स्किल है, जितना वो एजुकेटेड है, या जितना उसके पास ट्रेनिंग है, जिस लेवल का ट्रेनिंग है, अगर उसको उस लेवल का काम ना मिले। तो अगर हम देखें एक पीएचडी है और वो अगर एक बैंक में एज क्लर्क काम कर रहा है, तो वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। इसके अलावा अगर कोई इंसान फुल टाइम काम करना चाहता है बट उसको फुल टाइम नहीं मिल रहा है, पार्ट टाइम ही काम उसको मिल पा रहा है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन को शो करेगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, इसका मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी, या इसको हिंदी में हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका मतलब होगा एक ऐसा सिचुएशन जहां पे किसी काम के लिए जितने लोग रिक्वायर्ड हों उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, अगर उनको उस काम से हटा भी दिया जाए तो उस काम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन उतने का उतना होगा। जैसे अक्सर हम यही एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लो एक खेत है, तो एक खेत में अगर 7 लोग लगे हुए हैं पर उस खेत में सिर्फ 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। हमको देखने में तो लगेगा वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली उनके रहने ना रहने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें है कि कई बार ऐसा होता है कि जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही एक पार्ट होता है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही एक पार्ट होता है, जहां पे एक लेबर के पास में जितनी स्किल्स हैं वो फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं। वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है बट एक्चुअली नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म ले लेता है। सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ये हम जानते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में होता है। कई बार ऐसा भी होगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा भी कई जगहों पे देखने में आएगा। जैसे जो कैजुअल वर्कर्स हैं, सर्विस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको रोज अपना काम ढूंढना पड़ता है, कई बार नहीं भी मिलता। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होगा काफी ज्यादा प्रेवलेंट होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बट और सेक्टर्स में भी देखने में आता है। अब है हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर कैसे सकते हैं, क्या किया जाए कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। तो इसमें है गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स अपना सकती है ऐसा करने के लिए। तो सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दे या कैनल्स बना दे। तो ऐसा करने से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा।
अब जो फार्मर्स होंगे वो जहां पहले एक खेत पे एक ही बार साल में एक ही फसल उगा पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इरिगेट करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था, मॉनसून पे डिपेंडेंस था, वो अब साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा पाएंगे। तो इसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काफी ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसा करके कम किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, इसके अलावा जो गांव में सड़कें होती हैं उसकी कंडीशन को बेटर कर सकता है। तो अगर वो ऐसा सब कुछ करेगा तो एक फार्मर जो खेती करके प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन को खुद से बेच भी पाएगा। तो इससे फार्मर को तो काम मिल ही गया, उसकी कंडीशन तो बेटर हो ही गई। साथ में ऐसा भी होगा कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड जो है, ये जो सर्विसेज हैं, ये जनरेट होगा तो इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिलेगा, तो और लोगों को भी इसके अंदर काम मिल पाएगा। इसके अलावा है कि अगर बैंक्स लोन प्रोवाइड करें फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इससे फार्मर्स को फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, तो वो टाइम पे खरीद पाएंगे और अपने ज़मीन को कल्टीवेट कर पाएंगे। उन एरियाज में जहां पर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करें, उनको प्रमोट करें, वहां पे इंडस्ट्रीज लोकेट करें, ऐसा कुछ करें। जैसे एक दो अगर एग्जांपल देखें तो हम कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो है अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे ऐसे इलाकों में, तो क्या होगा, फार्मर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक बार प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद वो स्टोर करके रख देंगे। अगर उनको अभी ठीक प्राइस नहीं मिल रहा है, जब ठीक प्राइस मिलने लगेगा तब जाके उसको वो बेच देंगे। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो इसके अलावा ऐसे गांव जो फॉरेस्ट एरियाज के पास पे है, वहां पे हनी कलेक्शन सेंटर्स खोले जा सकते हैं। तो ये लोग फिर जहाँ पे फार्मर्स आ सकेंगे और वो अपना जो हनी है उसको बेच सकेंगे। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है, तो वो एज चाइल्ड लेबरर्स काम कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर ऐसा किया जा सके कि उनको स्कूल भेजा जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड होंगे, बाकी सारा स्टाफ रिक्वायर्ड होगा, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा काम किया जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन पॉसिबल है। सिमिलरली हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की सिचुएशन को इम्प्रूव करते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी जो स्टाफ रिक्वायर्ड होता है वो सब चाहिए होगा, तो फिर बहुत सारा जॉब क्रिएशन पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा टूरिज्म, इस पे और काम किया जा सकता है जिससे बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी लोगों को मिल पाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप जो है वो बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया और ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नाम बदल गया है, इसको मनरेगा कहने लगे हैं, महात्मा गांधी एंड देन कंप्लीटली यही, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये नरेगा नाम से स्टार्ट हुआ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको शुरू किया गया। इसका मोटिव था कि जो भी लोग ऐसे हैं जो काम की तलाश में हैं और काम करना चाह रहे हैं, उन्हें एक साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड काम मिल पाए। अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाया किसी वजह से उनको काम, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट उनको अलाउंस देगा, कुछ पैसे देगा, तो ये हो सकता है। अब इसके अंदर काम किस तरीके का होगा, तो काम इस तरीके का होता है जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ऐसा कुछ काम इसके अंदर, ऐसे कामों को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम उन कामों को इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर उन कामों को इंक्लूड किया जाएगा जो रेगुलर है और जहां पे काम की अश्योरिटी है, जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है,
गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उनको गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा काम रिलेटेड वो सब मानना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो ऐसे कुछ एक्ट्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करता है। तो इस सेक्टर के अंदर जो भी एंटरप्राइजेस, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्क आएंगे, उन सबको वो सारी बातें माननी पड़ेंगी। इसको हम ऑर्गेनाइज या संगठित क्षेत्र इस वजह से कहेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम होता है, प्रोसीजर्स होता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। रैंडमली चीजें नहीं हो रही कि आज हमारा ये मूड है तो हम ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जो वर्कर्स काम करेंगे उनको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा नहीं है उन्हें कभी भी काम से यूं ही निकाल देंगे, ये नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उनको फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स काम करना होता है। उससे ज्यादा अगर उनसे काम कराया जाएगा तो उनको ओवर टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं, जैसे पेड लीव, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती है। यहाँ पे वर्किंग कंडीशन ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी हद तक इससे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्केटर्ड यूनिट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है और गवर्नमेंट जो रूल्स बनाता है ये कई बार उनको फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे जो जॉब्स है उसमें पेमेंट बहुत ही कम होता है। जॉब्स भी रेगुलर नहीं है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, ऐसा होता है। ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं है। आपका वर्किंग आवर है उससे ज्यादा काम आपको कराया जाएगा और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। पेड लीव का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बीमार आप पड़ गए, छुट्टी लेनी पड़ी तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। कुछ सीजन्स ऐसे होंगे जब काम इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो खुद का काम कर रहे हैं, किसी के अंडर नहीं, खुद का काम कर रहे हैं। जैसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो स्ट्रीट्स पे काम कर रहे हैं, रिपेयर वर्क कर रहे हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे काम, तो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, हम देख रहे हैं। पर यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कितने अच्छे या कितने ज्यादा बुरे होंगे, ये कई बार जो एम्प्लॉयर है उसके विम्स पे भी डिपेंड करेगा। वो इंसान किस किस्म का इंसान है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर एम्प्लॉयर अच्छा इंसान है तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है एम्प्लॉयज के लिए, नहीं तो बहुत खराब भी हो सकती है। तो उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अब हम देखें कि क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकता है कि इनकी सिचुएशन बेटर हो जाए जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो पहला काम ये किया जा सकता है, सबसे पहले तो पता लगाओ ये लोग हैं कौन, मेजरली कौन लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ये सब लोग आते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं। फार्मर्स हैं, बहुत बड़े फार्मर्स नहीं है, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। शेयर क्रॉपर्स हैं, आर्टिसंस हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, इनको सपोर्ट किया जा सकता है कि इनको कुछ चीज़ें टाइमली मिल जाएं, जैसे सीड्स है और एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, लोन, स्टोरेज फैसिलिटी, ये सब कुछ दे दिया जाए तो इनका सिचुएशन बेटर हो जाएगा। जो शहर है, शहर में जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो मेनली वो लोग हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लघु उद्योग में काम कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड या ट्रांसपोर्ट वाले काम में लगे हैं। साथ में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सड़कों पे सामान बेच रहे हैं, या हेडलोड वर्कर्स हैं, सामान सर पे उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखने का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसको सपोर्ट दे सकता है कि उनको रॉ मटेरियल मिल जाए और सामान जो उनका फिनिश्ड है उसे सही जगह पे बेचा जा सके। जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो तो शहरों में भी हैं, गांव में भी हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब इन सबसे डिफरेंट केस जो है वो है जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं।
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इनका काम इरेगुलर तो है ही, साथ में पेमेंट भी बहुत कम है। इस सब के अलावा इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, इनके साथ भेदभाव भी होता है। तो गवर्नमेंट को फिर आगे आना पड़ेगा इन लोगों की सिचुएशन को भी देखने के लिए। अगर हम चाहते हैं हमारे कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके कंडीशन को ठीक करें, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने कंट्री का सिचुएशन इम्प्रूव करना है तो इन लोगों को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना ही होगा। अब अगर हम सेक्टर्स को ओनरशिप के बेस पे डिवाइड करें तो हम कितने कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। तो हमारे पास में पहला होगा पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का यहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल होगा। इस सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लोगों का वेलफेयर करना है। इस सब के अलावा गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं टैक्सेस के थ्रू, ताकि वो अपने सारे खर्चे उठा सके। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में सबको एज अ होल रिक्वायर्ड हैं, पर प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा रीजनेबल कॉस्ट पे। अगर करता भी है तो वो रेट उसका काफ़ी ज़्यादा रखेगा, तो फिर कई सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में सरकार को आगे आना पड़ता है, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। कुछ सामान ऐसा होता है जो प्राइवेट सेक्टर चाह के भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, चाह के भी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत होगी, जो उनके कैपेसिटी से बहुत आगे है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। अब इन सब के अलावा और क्या है, गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वाली अगर हम काउंट करें तो बोलेंगे हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ताकि हर किसी को मिल पाए। कोई बच्चा इस वजह से ना पढ़ पाए कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ये बहुत गलत बात होगी। इस सब के अलावा गवर्नमेंट को और ध्यान देना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट पे, विच इज़ कि आपको गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा हेल्थ और एजुकेशन में, तो इस पे भी काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास में आ जाता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर वो सारे कंपनीज इसके अंदर आ जाएंगे, वो सारे एरियाज इसके अंदर आ जाएंगे जो प्राइवेट हाथों में है, जिनका कंट्रोल प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है। ये प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और बहुत सारे एग्जाम्पल, जो इतने सारे प्राइवेट कंपनीज हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और पब्लिक में एग्जाम्पल अगर हम बोले तो रेलवेज उसका एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का। बस इतना है ये।